नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के सामने कोरोना संक्रमण और इससे संबंधित ओमिक्रॉन जैसे संक्रमण ने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर रखी है। ऐसी चुनौती जिसने आर्थिक, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं से मजबूत देशों को हिला कर रख दिया है। दूसरा पहलू यह भी है इसका कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। हर दिन करीब 2.7 करोड़ टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर खुराक मध्यम से उच्च आय वाले देशों में दी जा रही है। यानी आर्थिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में कमजोर या कहें गरीब देश, उनके सामने टीके और दवाओं का संकट खड़ा है। ऐसे में दुनिया भारत की ओर देख रही है। कोरोना संक्रमण का मुकाबला करते हुए भारत दूसरे देशों की मदद कर रहा है, उनका सहारा बन रहा है। भारत कैसे वैक्सीन मैत्री के जरिए दूसरे देशों की मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस लिए कर रहा है, यह समझना जरूरी है क्योंकि मुद्दा मानवता की रक्षा का है। वैश्विक स्वास्थ्य का मुद्दा इसलिए भी अहम है कि इसके चलते दुनिया की जो वैक्सीन कूटनीति है उसके कई मायने हैं। चीन की भूमिका क्या है, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इसलिए विभिन्न पहलू जो हैं इसके, उसे समझने की कोशिश करेंगे और चर्चा करने के लिए खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रमुख हैं सामरिक अध्ययन कार्यक्रम ORF के। हर्ष जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजन सुदेश रतन जी, जो अर्थशास्त्री हैं। राजन जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्रा जी, उनसे भी हम बात करेंगे, जो इसके कूटनीतिक पहलू उनसे समझेंगे। और डॉक्टर रमन आर गंगा खेड़कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर CG पंडित नेशनल चेयर ICMR से हैं। आपका स्वागत है रमन जी। और शुरुआत डॉक्टर प्रोफेसर हर्ष से मैं करूंगा। हर्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मामला है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ही केंद्रित रहती थी, लेकिन कोविड महामारी ने स्वास्थ्य को केंद्र में ला दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत बड़ा पहलू बनकर स्वास्थ्य उभरा है। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पिछले 2 साल में अगर सबसे बड़ा परिवर्तन एक मानसिकता में आया है कि जिसको एक टियर 2 सिक्योरिटी थ्रेट समझा जाता था आज तक, वो सडनली एक इंटरनेशनल रिलेशंस का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु बन गया है। अगर आप किसी भी बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करेंगे या आप सामरिक कूटनीति की बात करेंगे, उसमें ये हेल्थ का मुद्दा, हेल्थ से जुड़े हुए, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो या किस तरह से इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन हो, वो सारे मुद्दे जिस तरह से, जिस तेजी के साथ उभरे हैं, मुझे लगता है उसमें सब चौके हैं उससे, चाहे वो पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हों या एकेडमिक्स हों, जो अभी तक ये समझते थे कि हाँ, हेल्थ पेंडेमिक्स हो सकते हैं, हेल्थ क्राइसिस हो सकता है, लेकिन उसका केंद्र में आना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, ये अपने आप में एक बड़ी एक तरह से चुनौती बनकर उभरा। और उसके संदर्भ में जितने सारे विषय उभरे और आज जितने सारे विषयों की हम चर्चा करेंगे, वो अपने आप में इस बात को रेखांकित करते हैं कि किस तरह से पिछले 2 सालों में दुनिया बदल गई। दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो बदल गए। किस तरह से देश जब एक दूसरे के साथ आज इंटरैक्ट करते हैं तो वो हेल्थ को लेकर कितने चिंतित हैं। जिस तरह से अलग अलग जो रीजन्स हैं, आज अफ्रीका की आप बात करें, वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और वहां से ओमिक्रॉन आ गया। तो हमने ये देखा कि भारत जो शुरू से कह रहा था कि इनइक्विटी अगर रहेगी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो ये जो प्रॉब्लम है इसको कभी आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूटेंट स्ट्रेन जो है वो म्यूटेट करते रहेंगे। और अगर आपने इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं लिया, और शुरू से भारत ने ये बात को रेखांकित किया कि ये एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, इसको अगर राष्ट्र अपने निहित स्वार्थों के जरिए मापने की कोशिश करेंगे तो उससे न राष्ट्रहित होगा और ना अंतर्राष्ट्रीय हित होगा। और मुझे लगता है उस बात को भारत अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी में, भारत अपनी हेल्थ पॉलिसी में, भारत अपनी ग्लोबल डिप्लोमेसी में काफी हद तक आत्मसात करने में सक्षम हुआ है, और उसका इम्पैक्ट हमको आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी नजर आता है। जी बिल्कुल। जितेंद्र नाथ जी, आप कैसे देख रहे हैं, जब बात चूंकि कूटनीति की होती है और वैक्सीन कूटनीति की हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की भूमिका रही है, जिस तरह से भारत ने गरीब देशों की मदद की है,
जरूरतमंद देशों की मदद की है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे कि प्रोफेसर हर्ष पंत ने कहा है कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अफ्रीका की बात हुई, भारत वो देश है, ये कभी हम न भूलें कि 3 दिन के बाद जब कोविड भारत में फैली, फर्स्ट वेव शुरू हुआ, 3 दिन के बाद हमने एक्सपोर्ट शुरू किए और हमने 66 मिलियन डोजेज 66 मिलियन डोजेज सेकेंड वेव के पहले, उससे पहले हमने एक्सपोर्ट किए, जी, सप्लाई किए दुनिया को। कुछ उसमें ग्रांट्स थे, कुछ कोवैक्स स्कीम के अंडर थे और कुछ कमर्शियल सेल्स भी थे। और हमने अपने पड़ोसी देशों को उसमें बिल्कुल आगे रखा, जैसे कि बांग्लादेश। फिर हमारा संक्रामक हो गया, सेकेंड वेव हो गया, बर्बाद हो गए काफी हम। और उस टाइम दुनिया ने क्या कहा कि भारत अपनी समस्याओं को मैनेज नहीं कर पा रही है। अरे भाई, हम जरा सोचे कि भारत अपनी मुसीबतों के मुताबिक अपने आप को मदद करने की जगह वो दुनिया को मदद कर रहा था। और ये है भारत की जो इंटरनेशनलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म जो अंग्रेजी में कहते हैं। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है। और मुझे थोड़ा दुख होता है जब मैं गार्डियन पढ़ता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ता हूँ, इकोनॉमिस्ट पढ़ता हूँ। हमारी जो अंतिम क्रिया होती थी, हमारे लोग हजारों में मारे गए, उस पर आप एम्फोसिस दे रहे हैं आपकी कवरेज में। सेकेंड वेव में भारत ने ये किया, वो किया, ये गलती की, वो गलती की। जी, आप कभी ये समझने को या एक्नॉलेज करने को तैयार ही नहीं है कि भारत ने वो किया जो किसी और ने नहीं किया। अब जो अमेरिका के पास अभी 100 मिलियन डोजेस अभी उनके पास पड़ा है, वो देने को तैयार नहीं है क्योंकि वो बूस्टर देना चाहते हैं। इसको कहते हैं वैक्सीन को मतलब जमाए रखना इंस्टेड ऑफ शेयरिंग। और अफ्रीका में इसलिए प्रॉब्लम हुआ। और भारत ने, जब हमने हमारी सेकेंड वेव से जूझा, लड़ा और जीते, फिर हमने एक्सपोर्ट शुरू किया। जी, हेल्थ मिनिस्टर ने ये बात कही कि हम अपने लोगों को, उनको पहले उनकी देखभाल करेंगे, फिर रिज्यूम करेंगे। अब कितना किया है हमने? 100 मिलियन डोजेस किया है ऑलरेडी। मैं विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे देख रहा था, ये एग्जैक्ट फिगर है 101.01 मिलियन, यानी कि 1010.173 लाख डोजेस। और बांग्लादेश उसमें है सर 22%, 22%। इसी से पता लगता है कि वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन डिप्लोमेसी और सप्लाई में कितना लिंक है। जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, रिलेशनशिप हुआ है। बिल्कुल। गंगा खेड़कर जी, अगर मैं भारत की बात करूं तो वैश्विक स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने टेलीफोन पर 50 से अधिक देशों से अपने समकक्षों के साथ बातचीत की या उनसे संपर्क साधा, और दुनिया कैसे मिलकर कोरोना संक्रमण से लड़े इसकी लगातार कोशिश की। भारत में 2-2 वैक्सीन बनी और 2-2 वैक्सीन दुनिया को भी मिली। भारत ने अपने 100 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीन दी, उसमें कामयाबी हासिल की। आप कैसे देखते हैं इस वैक्सीन कूटनीति को, वैक्सीन मित्रता के जो भारत की पहल है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो उस समय भी, जब ये कोविड शुरू हुआ उस समय भी मैंने देखा है कि हमारे सामने जो ऑप्शंस थे ना, बहुत लिमिटेड थे। क्योंकि ये जो वैक्सीन्स बने थे वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बनना शुरू हुआ था उस समय जो हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। तो आईसीएमआर ने में से हमने क्या किया, हमने कोवैक्सीन, जो हमारा पुराना प्लेटफॉर्म भले था वो स्केलेबल ही था, ये भी पता था जी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के ऊपर रिस्क लेने का सोचा। कोवैक्सीन बनाने के लिए हमने पूरी मदद की, उनको विषाणु दिया, वो वैक्सीन बनने के लिए जो भी उनको एनिमल एक्सपेरिमेंट करने थे वो भी किए। और उसी समय पे आपने अगर देखा तो ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप था, ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी इसके ऊपर काम कर रहा है, पता चल रहा था। तो हमने उनको बोला कि हम उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, एडिनो वायरस वाली। जी, अब वो ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने में उनको परेशानी ये थी कि उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस उनको कम गिर रहा था।
तो वो सीरम के साथ में उनका कोलैबोरेशन हुआ और फिर ये 2 वैक्सीन बनाने में हमने पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया। अगर समझो हम ये नहीं करते थे, न हम भारत में के लोगों को वो देने के लिए मुश्किल जाता था हमको, क्योंकि वो जो mRNA वैक्सीन हैं उनकी तो कैपेसिटी और कम थी, वो तो हमारे यहाँ आते नहीं थे। हमने सिर्फ अपने आप तक ये सीमित नहीं रखा। हमने जब वैक्सीन बनाना शुरू किया तो इर्द गिर्द के जो देश थे उनको भी हमने देने की पूरी कोशिश की। अब भले लोग पूछ रहे हैं कि उनको ज्यादा देना चाहिए था, जब अपने ही घर में आग लगी है तो जी। हमने कितना वो पानी जो होगा वो पानी दूसरों को कितना देना चाहिए हमने सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते थे, अगर हम वो परेशानी में खत्म होने को आए तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को भी उतना ही असर गिर सकता था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ अपने देश ने अपना ही नहीं देखा, दूसरों का भी देखने की भरसक कोशिश की। जी सबसे बड़ी बात हमको समझना है कि ये है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ये कोई ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को मानता नहीं। जी अगर समझ लीजिए मैं भी सुरक्षित हुआ, अपना देश सुरक्षित हुआ, अगर मेरे इर्द गिर्द के सारे मुल्क अगर वो सुरक्षित ना हो तो वो कभी न कभी तो भी वो बीमारी हमारे यहाँ आना था। लेकिन आज के तौर पे सिर्फ नेबरिंग ब्लॉक्स का हिसाब नहीं है। आपने अगर देखा तो आज ये ग्लोबल विलेज बना है, कोई भी किसी कॉर्नर से हमारे यहाँ आ सकता है। तो ये जानते हुए हमने एक ही सोचा है कि देश करके हमारी जो संस्कृति है, हम सबका भला चाहते हैं, जी वो हमको एक्सटेंड करना चाहिए। और आपने उसी में देखा कि वो जो पैड की नीति बनी, पैड में ये भी किया गया कि 2-3 सुपर पावर्स को साथ में लेके हम अगर ज्यादा वैक्सीन बना के दूसरे सारे लोगों को जल्द से जल्द अगर दे पाएंगे तो वैक्सीन इनिक्विटी चले जाएगी। जी बिल्कुल अगर वैक्सीन इनिक्विटी गई तो कम से कम ये इन्फेक्शन या तो एंडेमिक हो जी या एलिमिनेशन जी बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी चीज थी, जी जिसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। और इसीलिए भारत की जो छवि वैश्विक स्तर पे उभरी है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अर्थात दुनिया का दवा खाने के रूप में एक मजबूत हुई है भारत की ये छवि। सुदेश जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत की, दुनिया के देशों की मदद भारत ने की, लेकिन साथ में जो पड़ोसी देश हमारे हैं, अगर मैं सार्क कंट्री की बात करूं, क्योंकि हमारे आसपास नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, ऐसे तमाम देश हैं, इसमें आप भारत की भूमिका को कैसे देखते हैं अगर वैक्सीन कूटनीति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात कर रहे हैं? मनोज जी, आपने जो सबसे पहले कहा वो बहुत अच्छी बात कही थी। एक ये संकट उत्पन्न हुआ हेल्थ के इशू से, स्वास्थ्य के इशू से, लेकिन ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। आप पूरे वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें, सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई, तो इसने सारे कंट्रीज़ के आर्थिक नीति को तहस नहस कर दिया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, कई लोग घर में बैठे रहे जिनको कि ना खाने के लिए ना पीने के लिए मिला। तो ये बड़ा एक डिफरेंट चैलेंज था। ये सिर्फ एक हेल्थ की महामारी नहीं थी, ये सोशल इशू भी था, इकोनॉमिक इशू भी था, और बाद में ये पॉलिटिकल इशू भी बन गया। अब भारत का ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है वो है एक अपेक्षा। वर्ल्ड में आप किसी भी देश से क्या अपेक्षा करते हैं, और इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत आज से नहीं, मतलब सदियों से डेवलपिंग कंट्रीज का लीडर रहा है, चाहे आप जिस मल्टीलैटरल फोरम की बात करें। और उसको लेकर के दूसरा जो आपने कहा, फार्मास्यूटिकल में इंडिया वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोड्यूसर माना जाता है, और इसने सारे लोगों, सारे देशों को पहले भी सप्लाई किया। अभी कोविड नहीं, सिर्फ मलेरिया से लेकर के आप जितनी चीज़ों की बात करें, तो लोगों की अपेक्षाएं, कंट्रियों की अपेक्षाएं थीं, और भारत ने इसमें बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप कह लें, जो भी कह लें, मैन्युफैक्चरिंग कह लें, लीडरशिप के तहत इन्होंने ना सिर्फ ग्लोबल एक्सपोर्ट किया, बल्कि मैं सिर्फ वैक्सीन की नहीं बात करता हूं, आपने सार्क का मुद्दा रखा। सार्क में देखिए एक बड़ा डेडलॉक चल रहा था पिछले 3-4 सालों से, लेकिन कोविड ने एक समिट लेवल वर्चुअल मीटिंग बुलवाई, उसमें कोविड की एक इमरजेंसी फंड इस्टेब्लिश हुई, भारत ने उसमें भी योगदान किया, $10 मिलियन लगाया, और आज के डेट में उसमें 21-22 मिलियन डॉलर के कंट्रीज, सारे कंट्रीज ने उसमें पैसे लगाए। दूसरा आप देखें, पीपीई किट और बाकी जितने भी इक्विपमेंट थे भारत इंपोर्ट करता था, और आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मैं सिर्फ इसको वैक्सीन की नहीं देखता हूं, बल्कि मैं ये देखता हूं कि
कई सारे वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट और अदर पार्ट्स थे, इंजेक्शन है, ग्लव्स हैं, मास्क्स हैं, पीपीई किट है, सिर्फ सार्क के हर कंट्री में, मालदीव्स में, बांग्लादेश में, नेपाल में, सभी देशों को सिर्फ वैक्सीन के हिसाब से न देखा जाए, बल्कि अगर आप इसको एक कंप्रिहेंसिव देखें तो इस भारत ने काफ़ी लोगों को, काफ़ी कंट्रीज़ को सप्लाई किया। जी। अफ्रीका की प्रॉब्लम सिर्फ एक है, या जो आपने कहा गरीब देशों की, उनके यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है। अगर आप सारे वैक्सीन दे दें तो इनका एक सेल्फ लाइफ होता है, उस सेल्फ लाइफ में अगर उन वैक्सीन्स को सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, अब उनके यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है, आप करोड़ों वैक्सीन वहां भेज भी दो, दान भी दे दो, उसका कोई फायदा तो है नहीं। तो इसके कई चैलेंजेस हैं, लेकिन यही है कि अपेक्षाएं भारत से हमेशा रही हैं। कई पहलू इसके हैं, इसलिए हम ये भी कह रहे हैं, या ऐसा मान सकते हैं क्या हर्ष जी कि वैक्सीन कूटनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से भारत के एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में उभरने का मौका है? क्योंकि सवाल क्रेडिबिलिटी का है। चीन ने भी वैक्सीन बनाई, लेकिन ब्राजील ने लेने से मना कर दिया। कई और भी देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की तरफ उम्मीदों से देखा, भारत पे भरोसा करा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप शुरू से देखें पिछले 2020 के मार्च से जो जिस तरह का रुख प्रधानमंत्री मोदी का रहा इस विषय को लेकर, और जिस तरह से इंडियन डिप्लोमेसी ने अपने आप को पोजीशन किया कि एक क्राइसिस था, उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। कि आपने न सिर्फ, जैसा अभी जिक्र हो रहा था, न सिर्फ इसको एक क्राइसिस के रूप में देखा कि जिसमें आपको याद होगा उस समय सारी बड़ी शक्तियां जिनके पास डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब के सब इनवर्ड लुकिंग हो गए थे। कोई शेयर नहीं करना चाह रहा था अपने पीपीई किट्स की बात हो रही थी, होर्डिंग हो रही थी। इनफैक्ट एक बड़ा एपिसोड हुआ था जब ये अमेरिकन प्लेन्स ने कोई इजाजत नहीं दी गई, टेक ऑफ नहीं किया, ये कहकर कि हम नहीं जर्मनी जाना चाहते। तो जो एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट उसमें बन रहा था कि सारे देश अपने निहित स्वार्थ के लिए सोच रहे थे, और हो सकता है उस समय क्राइसिस में सब देश, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होता है, लेकिन जो बड़े देश थे जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कैपेबिलिटी भी है, उन्होंने उसमें से किसी ने लीडरशिप नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ये बात कही, और भारत सरकार ने ये बात रखी कि ये क्राइसिस आप ऐसे डील नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको अपनी ही बाउंड्री के तहत रखेंगे तो ये इसका समाधान निकलेगा ही नहीं। और मुझे लगता है उसी का कारण था कि उस समय, जिसका भी पहले जिक्र हो रहा था, सार्क तक हम पहुंचे, सार्क को हमने मोबिलाइज किया, हमने G20 की मीटिंग भारत ने कन्वीन करवाई। तो कहीं पर जो लीडरशिप थी वो भारत ने दिखाई। उसके बाद किस तरह से उस लीडरशिप ने कन्वर्ट किया हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपने पीपी किट्स बनाए, उसके बाद आप वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग तक आए, और उसके बाद कैसे आपने सप्लाई चेन्स का इशू सॉल्व किया। तो वो जो पूरा एक जो पिछले 1.5 साल में जो एक जर्नी रही है भारत की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, इनोवेटिव रही है। और मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इस बारे में, लेकिन मैंने तो कभी ऐसी क्राइसिस को इस तरह की अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का एपिसोड बहुत कम देखे हैं। हर जी, एक महत्वपूर्ण पहलू और उभर के आया है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में है। भारत ने लगातार इस बात का प्रयास किया कि कोविड वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार से रियायत दी जाए, और जो संयुक्त राष्ट्र का अपना मानना है इस संदर्भ में, उसका पालन किया जाए। उसका जो संकल्प है कि विश्व के कोने कोने तक टीके की पहुंच सुनिश्चित की जाए। बौद्धिक संपदा का जो मुद्दा उठा, इसको आप कैसे देखते हैं? आप मुझे पूछ रहे हैं सर? मैं हर्षी से पूछ रहा हूं। जी देखिए, बौद्धिक संपदा का जो मुद्दा है वो तो इससे बिल्कुल लिंक्ड है। आप, और उसी की मैं बात कर रहा हूं, लीडरशिप की। आप देखिए कि कोई देश, जो बड़े देश थे जिनको ये कहना चाहिए था कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में रियायत देने को तैयार हैं, आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला, और भारत ने किस तरह से साउथ अफ्रीका जैसे देश के साथ इसको फ्रंटलाइन एक इशू बनाया है। तो कहीं पर जहां तक जिसका आपने जिक्र किया कि भारत के साथ ये अपेक्षा रही कि भारत जो कमजोर देश हैं उनके साथ खड़ा होगा, और भारत खड़ा ही नहीं हुआ। भारत ने इस बार करके भी दिखाया कि आप सिर्फ खड़े ही नहीं हैं, आप सिर्फ एक बोल ही नहीं रहे हैं, आप करके भी दिखा रहे हैं कि आपके पास कैपेबिलिटी है, आप उसको सप्लाई भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। तो मुझे लगता है उसका मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि भारतीय नीति का ध्यान दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के
देशों पर रहा इस बार। अगर देखें कूटनीतिक दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ, बांग्लादेश बिल्कुल इसमें अग्रणी है, बिल्कुल आगे है। मैंने इस बात पर कुछ बयान भी दिया था। 22% हमारे जो 100 मिलियन वैक्सीन गए हैं, मतलब सेकेंड वेव से पहले और अक्टूबर के बाद, सब मिलके कुल मिला के उसमें से 21 मिलियन डोजेस बांग्लादेश में गए हैं। तो ये तो जाहिर है, मालदीव हो, नेपाल हो, भूटान हो, और पाकिस्तान को देने को भी हम तैयार थे। हमने उसका बयान भी किया था। पाकिस्तान राजी नहीं हुई, वो दूसरी बात थी, वो चीनी वैक्सीन लेगी। लेकिन इसमें सर एक दो तीन चीजें मैं भी और भी कहना चाहूंगा जी, संक्षेप में। जी, ये संक्षेप में, ये जो एशिया पैसिफिक का मुद्दा है, ये जो हमारे क्वाड की जो इनिशिएटिव थी, वो आगे बढ़ी नहीं है अभी तक, क्योंकि उसमें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला जो है वो रॉ मटेरियल्स का मामला है। यूएसए रॉ मटेरियल्स जो देती है, उसके बिना वैक्सीन हमारा नहीं बन सकता। उस पर वेवर देगी या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। और जापान उसमें इन्वेस्ट करेगी, ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रीब्यूट करेगी एशिया पैसिफिक में। बातें तो बड़ी अच्छी हुई और वर्किंग ग्रुप भी बने, लेकिन कहाँ तक ये हुआ है ये मुझे मालूम नहीं है, और मैं ज्यादा नहीं समझ पा रहा। और इसमें चैलेंजेस हैं, बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि कोविड जो है जिस तरह से उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, कोरोना संक्रमण ने जिस तरह से दुनिया को चपेट में लिया है, उसने नई चुनौती खड़ी की है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है गंगा खेड़कर जी, कि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, अगर हम वैक्सीन कूटनीति की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो वो बड़ी है। इसलिए बड़ी है कि पाकिस्तान ने भले चीन के टीके लिए हों, लेकिन भारतीय टीके ही क्यों दुनिया ने मांगे। अधिकांश देशों ने भारत से मांग की कि हमें टीके उपलब्ध कराए जाएं। नहीं, इसका मुख्य कारण जो है, हमारे देश में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, एक्चुअली आपने अगर देखा तो सारे बच्चों के जो वैक्सीन होते हैं, उनमें 3 में से 2 वैक्सीन के डोसेजेस हमारे यहाँ बनते थे। अब उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसके क्वालिटी के ऊपर विश्वास, लोगों का एक भरोसा कि हम सस्ते में बेचते हैं और वो सबको मिलती है, ये भरोसा पहले से कायम था। और उसकी वजह से शायद हमारा जो एक्सेप्टेंस था, हमारे यहाँ के जो वैक्सीन थे, उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा रहा, और वो रहते ही जाएगा, क्योंकि ये एस्टेब्लिश प्लेयर है। सबको पता है कि इनके वैक्सीन दुनिया भर जाते हैं, तो उनके ऊपर डाउट लेना मुश्किल था। अब जब ये चाइनीज वैक्सीन की बात आती है, तो चाइनीज वैक्सीन जो थे वो पुराने प्लेटफॉर्म पे बनाए वाले, उनका डेटा भी कोई रेगुलेटरी इसमें सबमिशंस चाइना छोड़ के अच्छे ढंग से नहीं हुआ था। WHO का भी जो अप्रूवल आया था, वो भी शायद अभी भी हम लोग बोलते हैं कि शायद वो क्वेश्चनेबल था, क्योंकि उसका डेटा उतना क्लियर ग्रैनुलर नहीं था। तो उसकी वजह से वो भी दिखाई दिया कि उसके ऊपर विश्वास कम रहा, विश्वास हमारे वैक्सीन पे रहा, पुराने प्लेयर है करके, या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, या लार्जेस्ट नंबर ऑफ डोसेजेस बनाने की ताकत रखने वाला देश करके, तो उसकी वजह से शायद हमारे अच्छे चले। और तीसरी बात ये होती है कि हर एक की इमेज, हर देश की एक इमेज होती है, उस देश के इमेज के साथ ये जब पैरेलली हम ये वैक्सीन दे रहे थे, तो वो लोगों को अच्छा भाग गया, दूसरे देशों को भी, इसलिए शायद वो एक्सेप्टेंस ज्यादा था। जी बिल्कुल। सुदेश जी, बहुत संक्षेप में एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि बहुत सारे सवाल उठे जब भारत ने दूसरे देशों की मदद की। ये भी सवाल अपने देश में उठाया गया कि हमारा खुद का देश कूटनीतिक स्तर पे तो पहल कर रहा है दूसरे देशों की मदद करने की, वैक्सीन देने की, लेकिन अपने देश की चिंता कैसे होगी, कैसे की जाएगी। हालांकि भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, अपने हर नागरिक को वैक्सीन मिले, इसका प्रबंध सरकार ने किया। आप कैसे देखते हैं इस संतुलन को कि दुनिया की मदद भी भारत ने की और अपने नागरिकों को भी वैक्सीन मिले, इसकी चिंता भी पहले की सरकार ने? मनोज जी, तीन चीज़ें 3 वाक्य में जी। एक तो जहाँ तक मेरा मानना है, पर्सनल मत है, लोग चाहे जो कहें, लेकिन भारत में जितने लोग थे, शायद उन लोगों ने सेकेंड वेव को ठीक से एंटिसिपेट नहीं किया था, और चूंकि उसकी एंटिसिपेशन नहीं हुई थी, इसलिए हम एक्सपोर्ट तो कर रहे थे, और ऐसा नहीं था कि हमारे देश में उसकी कमी थी, लेकिन वो एडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, जिसके चलते ये थोड़ी कमी
इस देश में रही, इसको हमें स्वीकारना चाहिए, क्योंकि आदमी इन्हीं चीज़ों से सबक सीखता है। दूसरी जो बात हुई, वैश्विक स्तर पे भारत का एक क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड में, और जहां स्वास्थ्य, जहां जीवन का प्रश्न है, मरण का प्रश्न है, वहां ये चीजें बड़ी काम करती हैं। जी बिल्कुल। और तीसरा जो मैं कहना चाहूंगा, जो आप भौतिक संपदा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, इसमें कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज दोषी हैं, उनके प्रेशर जो सरकार पे है वो दोषी हैं। ऐसा क्यों है कि एस्ट्राजेनेका, वही जो इंडिया में बना रहा है, उस यूरोप की कंपनी का, उसको यूरोप ही उसको मानने को तैयार नहीं है। ये सब बड़े पैसे का खेला है, और इस खेल में हम लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इसीलिए सुदेश जी, भारतीय प्रधानमंत्री ने गरीब देश हम जिन्हें कह रहे हैं, या जिन्हें हम कह रहे हैं आर्थिक रूप से या स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़े कमजोर हैं, उनकी मदद के लिए भारत उनके साथ खड़ा हुआ। बौद्धिक संपदा का मुद्दा हो या वैक्सीन देने की बारी हो, भारत उन देशों के साथ खड़ा हुआ जिन्होंने भारत से उम्मीद की या भारत पे भरोसा किया। यह भारतीय कूटनीति का एक प्रकार से बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि कोरोना काल में अपने नागरिकों की मदद करते हुए भारत ने दूसरे देशों की मदद की। सुदेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा खेड़कर जी और जितेंद्र नाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।